हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है हिंदी पेडागोजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। आज हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिनसे आपको सीटेट सितंबर 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसे सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना। ये आपको हिंदी पेडागोजी में फुल मार्क्स लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ओके, तो पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भाषा अर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाषा अर्जन क्या है? तो भाषा अर्जन एक प्राकृतिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है जिसमें बालक बिना किसी औपचारिक शिक्षण के परिवेश से भाषा सीखता है। तो भाषा अर्जन क्या है? एक प्राकृतिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या करता है? बिना किसी औपचारिक शिक्षण के परिवेश से भाषा सीखता है। ठीक है, तो ये कैसी है? अनौपचारिक है, इनफॉर्मल प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें बिना किसी फॉर्मल शिक्षण के परिवेश से बच्चा क्या करता है? भाषा सीखता है। यही क्या होती है? भाषा अर्जन होती है। फिर से समझ लीजिए, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल प्रक्रिया है जिसमें बालक बिना किसी औपचारिक शिक्षण के परिवेश से भाषा सीखता है। ठीक है, बिना किसी औपचारिक शिक्षण के परिवेश से भाषा सीखता है। बिना फॉर्मल परिवेश के जो है बच्चा भाषा सीखता है। इनफॉर्मल प्रोसेस है ये भाषा अर्जन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम क्या है? अर्जन और अधिगम से क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके। अधिगम क्या है? भाषा अधिगम एक सचेत, औपचारिक और नियमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास दोनों लगते हैं। भाषा अधिगम क्या है? एक सचेत, औपचारिक और नियमबद्ध प्रक्रिया है। क्या है? ये औपचारिक है। भाषा अर्जन क्या थी? अनौपचारिक थी। ठीक है, तो भाषा अधिगम क्या है? एक सचेत, औपचारिक और नियमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास दोनों लगते हैं। समय भी लगता है और प्रयास भी लगते हैं। ठीक है, ये है भाषा अधिगम। तो आई होप आप भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में डिफरेंस समझ पाए होंगे। भाषा अर्जन क्या है? एक अनौपचारिक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम क्या है? एक औपचारिक और नियमबद्ध प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। चॉम्स्की के अनुसार, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में जन्मजात भाषा अर्जन यंत्र होता है। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार क्या होता है? बच्चों में जन्मजात भाषा अर्जन यंत्र यानी कि एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है, बच्चों में जन्मजात भाषा अर्जन यंत्र होता है, ये कहते हैं नोम चॉम्स्की। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की, देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषा सामाजिक अंतः क्रिया और समाज के साथ संवाद से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? भाषा जो है वो सामाजिक अंतः क्रिया, सोशल इंटरेक्शन और समाज के साथ संवाद से सीखी जाती है। मतलब संवाद मतलब बात करने से, समाज के साथ बात करने से, संवाद करने से सीखी जाती है। ये कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये, पूरी क्लास देखिएगा आप, आपको फुल मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करेगी ये क्लास। जीन पियाजे के अनुसार पहले थॉट आता है, विचार के बाद ही भाषा का विकास होता है। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं? पहले विचार आता है और विचार के बाद ही भाषा का विकास होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले थॉट आता है, फिर थॉट के बाद ही लैंग्वेज का विकास होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं और बाद में एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती वर्षों में क्या होता है? भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बाद में दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपको याद रखनी है ये बात। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? शुरुआती वर्षों में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बाद में दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। मदर टंग क्या है? देखो, मदर टंग मातृभाषा।
मातृभाषा मदर टंग। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा का आधार मदर टंग होनी चाहिए, इससे वैचारिक विकास तेज़ी से होता है। तो मातृभाषा क्या होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो शिक्षा का आधार है, जो उनको शिक्षा देनी चाहिए प्राइमरी लेवल पर, वो किस में देनी चाहिए? मातृभाषा में देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि इससे वैचारिक विकास तेज़ी से होता है, इसलिए बच्चों को प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। यह है आपका 7 पॉइंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बहुभाषिकता क्या है? कक्षा में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है बहुभाषिकता, ना कि किसी भी प्रकार की बाधा या समस्या के रूप में। ये जरूर क्वेश्चन आता है आपका CDP में भी आता है ये क्वेश्चन, और ये आपका हिंदी पेडागोजी में भी आता रहता है। क्या क्वेश्चन है? बहुभाषिकता का क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता बाधा या समस्या नहीं है। बहुभाषिकता क्या है? ना ही बाधा है ना ही समस्या है, एक रिसोर्स के रूप में कार्य करती है, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है बहुभाषिकता। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, 9 पॉइंट देखिए। पॉइंट नंबर 9, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, कैसा प्रयोग? प्रभावी प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना ही भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। याद रखनी है ये बात आपको। अब आ जाइए, LSRW क्या है? भाषा सीखने का सही और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? LSRW। L से आगे आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW है आपका भाषा सीखने का सही और मनोवैज्ञानिक क्रम, आपको हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं पठन कौशल की तरफ। देखो पठन कौशल क्या है? रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल का वास्तविक अर्थ लिखित सामग्री से मीनिंग ग्रहण करना है, ना कि केवल शब्दों को पढ़ना है। रीडिंग स्किल का वास्तविक अर्थ क्या है? लिखित सामग्री से, जो लिखी हुई सामग्री है उससे मीनिंग ग्रहण करना है, ना कि केवल शब्दों को पढ़ना है। क्या करना है? लिखित सामग्री से मीनिंग ग्रहण करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पठन कौशल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पठन कौशल का वास्तविक अर्थ क्या है? लिखित सामग्री से मीनिंग ग्रहण करना है, ना कि केवल शब्दों को पढ़ना है, पठन कौशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सस्वर पठन क्या है? लाउड रीडिंग क्या है? लाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य उच्चारण की शुद्धता और आरोह अवरोह का ज्ञान कराना है। लाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्चारण की शुद्धता और आरोह अवरोह का ज्ञान कराना है, लाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लाउड रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्चारण की शुद्धता और आरोह अवरोह का ज्ञान कराना है। आगे बढ़ते हैं 13 पॉइंट पे। 13 पॉइंट क्या है हमारा? मौन पठन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग से क्या होता है? पठन की गति बढ़ती है और एकाग्रता के साथ अर्थबोध होता है। ठीक है, मौन पठन से क्या होता है? पठन की गति बढ़ती है, पढ़ने की गति बढ़ती है और एकाग्रता के साथ अर्थबोध होता है। तो मौन पठन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आ जाइए एरर्स। ये तो हर सब्जेक्ट में आपका जो है CTET के हर सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एरर्स, चाहे वो साइंस पेडागोजी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, CDP हो, हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो। एरर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एरर्स क्या है? भाषा सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो यह दर्शाती है कि बच्चा सीख रहा है। त्रुटियाँ क्या है? भाषा सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये भाषा सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पड़ाव है त्रुटियाँ, और ये क्या दर्शाती हैं? बच्चा सीख रहा है ये दर्शाती हैं। ठीक है, तो त्रुटियाँ का भी बहुत इम्पोर्टेंस है क्या सीखने में, लर्निंग में त्रुटियाँ का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? छात्र के संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों पक्षों का आकलन करना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र के संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों पक्षों का आकलन करना है। ये होता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन।
आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, आपको फुल मार्क्स लाने में गारंटी से हेल्प करेगी। आगे देखते हैं पॉइंट 16 क्या है, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण से क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग से बच्चों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण से क्या होता है, बच्चों की सीखने की कमियां और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण से। उसके बाद आता है उपचारात्मक परीक्षण, रेमेडियल टीचिंग। कमियों या कमजोरियों का पता लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उनका समाधान, उचित समाधान और सुधार हेतु क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। मतलब हमने निदानात्मक परीक्षण किया, उसमें हमें कमियां पता चली, तो उन कमियों का पता लगने के बाद हम क्या करते हैं, उनका समाधान करते हैं, उनमें सुधार करते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। आगे बढ़ते हैं 18 पॉइंट की तरफ। भाषा मूल्यांकन। भाषा मूल्यांकन रटने की प्रवृत्ति की जांच के बजाय बच्चों की अभिव्यक्ति और समझ पर आधारित होना चाहिए। भाषा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति की जांच के बजाय बच्चों की अभिव्यक्ति और समझ पर आधारित होना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति की जांच के जगह क्या होना चाहिए, बच्चों की अभिव्यक्ति और समझ पर आधारित होना चाहिए भाषा का मूल्यांकन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है, भाषा शिक्षण का केवल एक टूल मात्र है, एक साधन मात्र है, वह एकमात्र साध्य या स्रोत नहीं है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। पाठ्य पुस्तक क्या है, भाषा शिक्षण का केवल एक साधन मात्र है। टेक्स्ट बुक क्या है, भाषा शिक्षण का केवल एक साधन मात्र है, वह एकमात्र साध्य या स्रोत नहीं है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। देखिए होमवर्क का पॉइंट क्या है, गृह कार्य। होमवर्क का उद्देश्य सीखी गई अवधारणाओं का अभ्यास और स्वाध्याय की आदत का विकास करना है। होमवर्क का उद्देश्य क्या है, सीखी गई अवधारणाओं का अभ्यास और स्वाध्याय की आदत का विकास करना है। स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन की आदत का विकास करना है, और अभ्यास का, प्रैक्टिस का और सेल्फ स्टडी की आदत का विकास करना है होमवर्क। ठीक है, स्वाध्याय स्वयं अध्याय, ठीक है, स्वाध्याय का विकास करना है और अवधारणाओं का, सीखी गई अवधारणाओं का अभ्यास और स्वाध्याय की आदत का विकास करना है। तो होमवर्क का उद्देश्य क्या है, सीखी गई अवधारणाओं का अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस और स्वाध्याय की आदत का विकास करना है होमवर्क का मुख्य उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, इसमें आप सारे टॉपिक देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी हैं। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, रसास्वादन, सौंदर्य अनुभूति और आनंद की प्राप्ति कराना होता है, ना कि व्याकरण समझाना। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रसास्वादन, सौंदर्य अनुभूति और आनंद की प्राप्ति कराना होता है, ना कि व्याकरण को समझाना होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। आगे आते हैं, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। गद्य पद्य जो होता है, इसमें गद्य की बात हो रही है यहाँ पर। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि और भाषा की वैचारिक समझ को विकसित करना है। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि और भाषा की वैचारिक समझ को विकसित करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। आगे आते हैं व्याकरण शिक्षण संदर्भ में, व्याकरण शिक्षण के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण संदर्भ में इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, नियमों को सीधा रटाना प्रभावी नहीं माना जाता है। व्याकरण शिक्षण संदर्भ में क्या होना चाहिए, नियमों को, व्याकरण शिक्षण संदर्भ क्या होना चाहिए, उसमें नियमों को सीधा रटाना प्रभावी नहीं माना जाता है। व्याकरण शिक्षण संदर्भ में, व्याकरण शिक्षण क्या होना चाहिए, संदर्भ में होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, व्याकरण शिक्षण जो है कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, उसमें नियमों को सीधा रटाना प्रभावी नहीं माना जाता है। किसमें, व्याकरण शिक्षण में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। देखिए 24 क्या है, संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक मजबूत उपकरण है जो बच्चे की सोच को दिशा देती है।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा क्या है, एक मजबूत उपकरण है जो क्या करती है, बच्चे की सोच को दिशा देती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है जिससे बच्चे को शब्द पहचानने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया आपको पता ही है, डिसलेक्सिया में लेक्सिया आ रहा है, लेक्सिया से बन गया लक्स। अगर आप किसी से लक्स साबुन लेने गए, ठीक है, और उसने आपको दे दिया सिंथॉल, तो आप कैसे बताएंगे, पढ़कर बताएंगे। कैसे बताएंगे, पढ़कर बताएंगे कि लक्स नहीं सिंथॉल है। तो ये पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने से संबंधी विकार है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे को शब्द पहचानने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया। आगे बढ़ते हैं। डिसकैलकुलिया क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये विकार। डिसकैलकुलिया क्या है, गणितीय गणनाओं से जुड़ा हुआ विकार है। कैलकुलिया आ रहा है इसमें, कैलकुलिया से कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं। तो गणितीय गणनाओं से जुड़ा हुआ विकार क्या है, डिसकैलकुलिया है। डिसग्राफिया में देखो, ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, ग्राफ प्रदर्शित करना होता है तो हम ऐसे ही तो बनाते हैं, ग्राफ लिख कर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, लिख कर। तो लेखन संबंधी विकार है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है, राइटिंग डिसऑर्डर है जिसमें हाथ, एक सेकंड थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जिसमें हाथ आँख का समन्वय प्रभावित होता है। डिसग्राफिया क्या है, लेखन संबंधी विकार है, राइटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हाथ आँख का समन्वय प्रभावित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि हाथ और आँख का समन्वय प्रभावित होता है। मतलब हाथ और आँख का जो है समन्वय जो है वो सही से नहीं बन पाता है, प्रभावित होता है, वो है डिस्ग्राफिया। अब देखते हैं पोर्टफोलियो क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो बच्चे के क्रमिक विकास और प्रगति का एक दस्तावेजी संग्रह होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे के क्रमिक विकास और प्रगति का एक दस्तावेजी संग्रह होता है पोर्टफोलियो। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पोर्टफोलियो। आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट, आकलन क्या है, आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने का एक निरंतर चलने वाला भाग है। ये भी आपको याद रखना है। आकलन क्या है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने का एक निरंतर चलने वाला भाग है आकलन। आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है हमारा रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की समझ को जांचने के लिए किया जाता है। आपसे पूछ सकता है रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, आपको क्वेश्चन इनमें से ही देखने को मिलेंगे। आपको इन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की समझ को जांचने के लिए किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया जो चल रही है उसी के दौरान, उसी वक्त बच्चों की समझ को जांचने के लिए किया जाता है रचनात्मक आकलन। तो ये थे हमारे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 पॉइंट्स, 30 नोट्स पॉइंट, ठीक है। 30 नोट्स थे ये, एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। ये आपको हिंदी पेडागोजी में सीटेट के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने में बहुत ही हेल्प करेंगे, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें और वीडियो के पॉइंट्स अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको, बेहतरीन वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।